his wisdom and his thoughts with us. Thank you, sir, for joining us. नहीं, बाकी कैसा नहीं, मुझे लगता है कुछ बाकी रहा नहीं है, क्योंकि जो कुछ मुझे बात करना था वो सब पुनीत जी कर चुके हैं. थैंक यू पुनीत. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा पुनीत ने अपनी बात शुरू की तब कहा कि भारत एक ऐसा फैसिनेटिंग देश है जिसके पास में जो वो सब कुछ है जो कोई अपेक्षा कर सकता है. हजारों सालों का इतिहास और एक स्पष्ट इतिहास की परंपरा. प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी विविधता एक टूरिस्ट अपने लिए अपेक्षा कर सकता है, पहाड़ से लेकर के, नदियों के तट से लेकर के, जंगल से लेकर के और समुद्र के तट तक, सब वो सब प्रकृति ने इस महान देश भारत को दिए. सदियों सदियों पहले जब पूरा विश्व अस्तित्व के संघर्ष कर रहा था, उस समय भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति इतनी विकसित थी कि पूरी दुनिया के लिए भारत एक आकर्षण का, एक कौतूहल का केंद्र थी. भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत का उस समय की आर्कियोलॉजी, भारत का उस समय की एस्ट्रोनॉमी साइंसेस, भारत का उस समय का डेवलपमेंट, इस सब को देखने, जानने, पहचानने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया भर से भारत में आते थे. अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, बनाए रखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट होते होंगे, ऐसा विश्व में जब हो रहा था, तब भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जब दुनिया के लोग कुछ जानने, पहचानने या प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे. इंडिया वॉज द फर्स्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द विजिटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकली. उसकी कीमत हमको निश्चित रूप से भी चुकानी पड़ी. कालांतर में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, एक लंबे गुलामी के दौर के कालखंड के बाद हमने अपने आप पर गर्व करना समाप्त कर दिया. हमने भारत के जो आत्मा थी, भारत की जो संस्कृति थी, भारत के जो सांस्कृतिक विविधताएं थी, भारत की जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य था, जो ब्यूटी थी, जो स्पेशलिटीज थी, जो ट्रेडिशंस थे, उस गुलामी के लंबे कालखंड के निकलने के बाद में और उसके बाद की परिस्थितियों के चलते हुए हमने उसके ऊपर खुद गर्व करना भारतीयों ने बंद कर दिया था. यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर ईमानदारी से स्वीकार करें और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम सोचेंगे हम में से, हम जिन लोगों से मिलते होंगे उसमें से शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो गर्व से ये बात कहते होंगे कि कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हम भारतीय हैं या हम भारतीय हैं, इसके लिए हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं. शायद बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं. पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमने प्रगति की है, या आजादी के बाद में धीरे धीरे हमने प्रगति करके आज हम जिस मुकाम पर आकर के खड़े हुए, निश्चित रूप से आज भारत की तरफ देखने का नजरिया भारतीयों का बदला है. और जब भारतीयों का बदला तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का भी उसके तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है. मुझे अभी एक दिन के एक पत्रकार ने पूछा था इस विषय में बातचीत करते हुए कि एकाएक ये परिदृश्य क्यों बदला है. तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी किसी गरीब, ऐसे असहाय, निर्धन व्यक्ति के घर गए हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कभी मौका नहीं मिला. मैं कहा अगर आप कभी जाएं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कुछ नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है, कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचले हैं, चारों तरफ गंदगी है, सब कुछ बेतरतीब है, वो कई दिन से नहाया नहीं है, ऐसा गरीब स्थिति का जो है, ऐसा है गरीब, निर्धन, भिखारी, ऐसे उसके घर पे अगर कहीं जाएं और इस तरह की परिस्थितियां देखेंगे, वहां आप कुछ वहां से लेकर के आने की या उसकी किसी चीज को ओन करने की कोशिश करेंगे?
आपके मन में ऐसा भाव होगा? आपके मन में या तो भाव होगा उसके लिए कंपैशन का, या उसके लिए भाव होगा जो है उसकी कुछ सहायता करने का, या कुछ शायद किसी के मन में घृणा का भाव हो सकता है, लेकिन आप उस पर कहीं किसी तरह से गर्व नहीं कर सकते। और हमारे देश की छवि पूरी दुनिया के सामने और देश के अधिकांश लोगों के सामने उसी तरह की बनी हुई थी कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक भिखारियों का देश है। इसलिए भारत के प्रति कोई तरह का कौतूहल न तो हम भारतवासियों के मन में था और न दुनिया के किसी दूसरे देश के लोगों के मन में था। और इस 10 साल में यह परिवर्तन निश्चित रूप से आया है कि भारत का तरफ देखने का नजरिया भारतवासियों का और भारत के बाहर बैठे लोगों का, दुनिया का लोगों का भी नजरिया बदल गया। एंड हियर द स्टोरी बिगिंस फॉर द टूरिज्म। यहां से शुरुआत होती है, यहां से इस बात की शुरुआत होती है। और जब शुरुआत होती है तब पहली आवश्यकता थी टूरिज्म को, सेक्टर को प्रमोट करने की। जिस सॉफ्ट पावर की बात हम करते हैं पूरी दुनिया में हमारी क्षमता बढ़ने के लिए, वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की। एंड ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया, हमारी सड़कें बनी, हमारे एक्सप्रेसवेज बने, 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवेज बने, नया मॉडर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके देखते देखते आया, नए एयरपोर्ट्स बने। हालांकि उसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा हम देख रहे हैं और सुनते हैं कि अभी जिस तरह से इंडियन ऑपरेटर्स ने जिस तरह से बुकिंग्स की हैं एयरक्राफ्ट की, और आने वाले समय में सुहेल साहब जितने एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये स्थिति है, थोड़े दिन बाद में जब 3000 एयरक्राफ्ट और आ जाएंगे, मुझे लगता है ट्रैफिक जाम अभी तो सिर्फ दौला कुआं पे होता है, उसके बाद में पता नहीं ऊपर भी ट्रैफिक जाम होने लग जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट आने वाले, और ये सब इस बात का परिचायक है कि भारत की जो है वो भारत के तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है। जब दुनिया की किसी भी जगह पे मैं जाकर के बात करता हूं, देश में जब इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर के बात करता हूं, तब कॉम्पिटिटर का जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स की दुनिया के, जो टूरिज्म, अभी पुनीत जी बात कर रहे थे कि 10% कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है टूरिज्म सेक्टर, ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर का ग्लोबल इकोनॉमी में होता है। नंबर्स की जब बात होती है तब भी देखने को मिलता है बहुत सारे नंबर्स, थाईलैंड के नंबर दिखते हैं, फ्रांस का नंबर दिखता है, इंटरनेशनल टूरिज्म टूरिस्ट मूवमेंट का नंबर दिखता है। लेकिन भारत के पास में एक विशिष्टता है, और अगर पूरी दुनिया के में देखूं तो शायद भारत के अलावा अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें यह विशिष्टता है कि वहां पर जितना पोटेंशियल फॉरेन टूरिज्म का है, उससे इंटरनेशनल टूरिज्म का, उससे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल है। और हमारे यहाँ पिछले कोविड के बाद में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है, मैं जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया उससे पहले होटल्स भी चलाता था, और जब हम होटल चलाते थे तब हमारे मन में ये रहता था कि इंटरनेशनल बजट होटल, वो हम लोग सब बुटीक होटल्स चलाते थे, तो ये रहता था कि फॉरेन टूरिस्ट हमारा क्लाइंट होना चाहिए, वो आना चाहिए। वी यूज्ड टू वर्क, कैसी भी तरह से हमारा जो है प्रॉपर्टीज लोनली प्लैनेट में एंट्री हो जाए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉपर्टीज चलने लगेंगी, ये सोच उस समय रहती थी। और मेरे जैसे जितने भी लोग उस समय काम करते थे उन सब का मन में यही होता था कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, वी यूज्ड टू थ्राइव। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि पुनीत चटवाल जी की टीम कभी भी ये बात को सोचती होगी कि किस कलर का टूरिस्ट आ रहा है, कि और इनके यहाँ पे जितने हाईएस्ट पे मास्टर्स होंगे वो सब शायद अब इंडियंस बचे होंगे अगर एवरेज आउट करेंगे तो। वो ये परिस्थितियां जो बदली है, ये जो पोटेंशियल हमारे सामने खड़ा है, और जिस तरह से हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में परिवर्तन दिखा है, एक तरफ हमारी इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही है, उसी के साथ में जो है पैरेलली हमारा टूरिज्म सेक्टर ग्रो हो रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारी एस्पिरेशनल क्लास थी, आज ऑनरेबल पीएम के इनिशिएटिव्स के बाद में जो लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके मध्यम वर्ग में आए, और जब वो मध्यम वर्ग में आए तब उनके पास में जब डिस्पेंसेबल इनकम है, तब हमारा नंबर ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि पहला आदमी जब जो एस्पिरेशनल क्लास का आदमी घर से बाहर निकलेगा तो वो अमूमन पहले बार सबसे पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जाएगा, तब हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म सबसे पहले ग्रो हुआ, उसका पोटेंशियल हमको दिखने लगा। आज उज्जैन के महाकाल की स्टैटिस्टिक्स आप उठा करके देखें, 2014 से पहले 10 लाख लोग साल भर में जाते थे और अभी एक सप्ताह में 10 लाख लोग जाते। ये केवल महाकाल का कॉरिडोर बन गया उसके कारण से नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना केवल उसके कारण से नहीं है। इसके पीछे ये है कि एक जो है जिस तरह का रिवॉल्यूशन भारत में हुआ, और जिस तरह से 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए, वो अब घर से बाहर निकल रहे हैं। उसके ऊपर जो क्लास थी
वो क्लास अब जो है हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस पे जा रही है, इसलिए एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन जो है हमारे चौकअप हो रहे हैं, वहां हमको भीड़ दिखाई देती है। और उससे ऊपर की जो क्लास है, वो क्लास जो है वो फिर जो है हमारे देश के जो लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है या हो सकते हैं उन सब जगहों पर जा रही। ये टूरिज्म के सेक्टर में अभी भारत में जिस तरह से हमने ग्रो किया है, ये हमारी शुरुआत है। एंड आई एम श्योर एंड वी आर वर्किंग विद द विजन दैट बाय 2030 हमारा कंट्रीब्यूशन इज ऑफ टूरिज्म सेक्टर जो है वो ग्लोबल जो पैरामीटर्स हैं कि 10% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करते हैं, हमारे देश की जीडीपी में 10% हमारा कंट्रीब्यूशन हो, इसके ऊपर हम पूरे विजन के साथ में काम कर रहे हैं। और सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके में मैं देखता था, पुराने जब मैंने उठा करके देखे, भारत सरकार का टूरिज्म मंत्रालय जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर उनका रोल जो है वो पैसेंजर एमिनिटीज, कहीं टॉयलेट बना दिया या कहीं बस शेल्टर बना दिया, सिर्फ इतना ही हुआ करता था। कोई विजन के साथ में कि एक साथ में पूरे देश के टूरिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ग्रो करें, इस पर कभी किसी ने किसी तरह से विचार नहीं किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इन दो स्पिरिचुअल टूरिज्म, इन दो वर्टिकल्स को अलग अलग करके प्रसाद और स्वदेश दर्शन 2 तरह की स्कीम्स बनाई। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से इन स्कीम्स के माध्यम से काम हुआ, अभी हमने जो है इंडिपेंडेंट सर्वे भी कराया, इसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस, निश्चित रूप से उसके कारण से ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो है वहां उन स्थलों पर सुधरा है। मैं नहीं कहता कि हमने सब कुछ कर लिया, अभी जितना किया है उसके कई गुना करने की आवश्यकता है, जितनी डिमांड है, लेकिन उस दृष्टिकोण से हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में देयर इज अ पैराडिम शिफ्ट इन टूरिज्म, स्पेशली आफ्टर कोविड, because the perspective to look towards life has changed completely after COVID. लोग अब जो है जीवन को जीना चाहते हैं, लोगों ने अब जीवन के जो अस्थायीपन है उसको महसूस किया है। लोग अब जो है हर एक मिनट को अपनी जिंदगी के को जीना चाहते हैं। जब वो जाते हैं तो दे वांट एक्सपीरियंसेस, so we will also have to create more and more new experiences on our tourist destination. तो हम मॉन्यूमेंटल के साथ साथ में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पर काम करें, इसके लिए अभी हमने जो है सारे स्टेट्स के साथ में बात की है और उनको अपने नए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाने के लिए आग्रह किया। पुनीत जी ने जब सब कुछ बताया, मुझे लगता था शायद वो एक चीज बताना कहीं जल्दबाजी में भूल गए। दैट वाज द मेजर थिंग, जिसके लिए पहली बार जब मैं मंत्री बनने के बाद में 5वें दिन हमने जब मीटिंग की थी, तब से लेकर के लगातार आग्रह था कि टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलना चाहिए। And all thanks to Honorable Prime Minister and Finance Minister, they have agreed। और पिछले बजट में अनाउंस किया कि ये 50 डेस्टिनेशन जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर हम टूरिज्म सेक्टर में हुए जो है इन्वेस्टमेंट को, इट विल अट्रैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और उसकी जितनी भी प्रिविलेजेस हैं जो है बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में 1 मिलियन पॉपुलेशन से कम की पॉपुलेशन की जगह, उस जगह पर अगर कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अगेन इट विल गेट द सेम बेनिफिट्स। तो मोटे तौर पर अगर पूरे देश भर में देखें, मुझे लगता है कि अब लगभग सब जगह तक ये स्टेटस जो है सब जगह मिला है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव बूस्ट, अ बिग बूस्ट टू द इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर। क्योंकि दुनिया में जहां भी टूरिज्म ने ग्रो किया, अल्टीमेटली दैट हैज ग्रोन विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच हैज कम। इस सब के साथ साथ में क्योंकि हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है, इतनी पुरानी संस्कृति है और हजारों सालों से हम लोगों को देखने का कौतूहल लोगों का था, अब एक बार फिर पूरे विश्व भर में भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत की तरफ जो भारत को जानने पहचानने, जिस स्पीड एंड स्केल के साथ में भारत ने प्रगति की है, उस सबको लोगों में ने वापस उसके प्रति एक नया आकर्षण पूरे विश्व में बना है। और जो हमारी कल्चर की ताकत है, अभी मैं एक नोबेल लॉरेट की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एक चीज उन्होंने लिखा है। उनका कि कोई भी देश अगर दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको जो है बेसिक जो चीजें चाहिए, पहली उसकी इकोनॉमिक उसकी ताकत होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं पूरे विस्तार में नहीं उसके संकेत में कि इकोनॉमी में अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हम आप दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। जिस गति के साथ में हम प्रगति कर रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो इकोनॉमी को समझने वाले सुहेल सेठ साहब जैसे लोग जब बात करते हैं, मैं इनके साथ बैठता हूं तो ये लोग चर्चा करते हैं कि हर
7-8 साल में भारत दावोस में भी जब मैं गया तो लोग इस बात की चर्चा करते थे कि हर 7 या 8 साल में भारत की इकोनॉमी जो है वो अभी जो पोजीशन है उससे डबल हो जाएगी। अगर 2047 का टारगेट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का है उसको लेकर के देखें तो बाय 2047 अभी हम 3 बार दुगने हो जाएंगे, मींस 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी का 10% टूरिज्म रहे, बनाए रखें, ये बहुत बड़ा, आज जितनी टोटल जीडीपी है लगभग उतना जीडीपी केवल टूरिज्म सेक्टर की होगी। तो एक प्रोमाइजिंग सेक्टर जो है हम लोगों के सामने दिखता है। तो भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है। दूसरा जो उन्होंने लिखा है कि किसी भी देश को प्रगति, अगर सुपर पावर बनना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को जो है विस्तृत करे, क्योंकि ये तकनीकी की दुनिया है। और जिस तरह से हमने इस दिशा में अब पिछले वर्षों में काम करना शुरू किया है और भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रोग्रेस रजिस्टर करना शुरू किया, निश्चित रूप से हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से लेकर के और सेमीकंडक्टर तक और ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के और बायो इंजीनियरिंग तक सब तरह जिस दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला भविष्य जो है हमको दुनिया की एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमको बनाती है। तीसरा वर्टिकल जो उन्होंने कहा कि जो सबसे जरूरी है वो था कि वो अपनी जो है सामरिक शक्ति को खड़ा करे, डिफेंस पावर को खड़ा करे। हमने देखा अभी कुछ ही दिन पहले, आप सब लोगों ने देखा, उसमें ज्यादा बात करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमने इंडिजिनाइजेशन किया है, पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर एक नई चीज जो पूरी दुनिया के सामने उभर करके आई कि इन टुडेज वॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी वेपनाइज्ड, राइट फ्रॉम द स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स टू द पेमेंट गेटवेज, कुछ भी जो है वो वेपनाइज किया जा सकता है। इन सबको इंडिजनाइज करने के लिए जिस तरह से हिंदुस्तान ने काम किया है, निश्चित रूप से आज जो सबसे बड़े हम इंपोर्टर हुआ करते थे, आज हम जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और आने वाले 10 साल में हमारी जो है, हम इस टॉप 10 एक्सपोर्टिंग क्लब में रजिस्टर अपने आप को कर पाएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो कर पाएंगे। तो इन सब वर्टिकल्स पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चौथी बात जो कही वो ये कही कि ये तीनों होने के बाद, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिया, इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो इकोनॉमिकली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो दुनिया के सुपर पावर कभी भी नहीं बन सकते। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताइवान ने या कोरिया ने, इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो कभी दुनिया में सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो है मिलिट्री पावर के रूप में ऐसे देश हैं दुनिया में, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो एक साथ 3-3, 4-4 लोगों से लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहे, तो भी वो भी दुनिया की सुपर पावर कभी नहीं बन सकते। दुनिया में सुपर पावर बन सकता है तो इन तीन के साथ साथ में दैट इज द पावर ऑफ कल्चर जो है वो होना आवश्यक है, जिससे पूरी दुनिया का विश्वास आपके प्रति अर्जित होता है। और भारत का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो कम्युनिकेशन से, कंपैशन से और को एग्जिस्टेंस से, इन तीन से आता है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन तीन के आधार पर, क्योंकि हमारी कल संस्कृति खड़ी है, इसलिए हमारी संस्कृति जो है, हमारी कल्चर की आत्मा, क्योंकि ये तीन विषय हैं, इसलिए पूरे विश्व में हमारे प्रति देखने का नजरिया एकदम डिफरेंट है। भारत के प्रति देखने का नजरिया एकदम डिफरेंट होगा। और ये भारत की जो ताकत है, ये भारत को इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति, केवल कल्चर की ताकत होने से मात्र आपके प्रति आदर नहीं हो सकता अगर आप इन तीनों फ्रंट्स पर वीक हैं तो। क्योंकि हमने तीनों फ्रंट्स पर हमने अपने आप को रजिस्टर किया है, प्रोग्रेस किया है, पूरी दुनिया के सामने हमने अपने आप को दिखाने में कामयाबी प्राप्त की है। इसलिए हमारी कल्चरल पावर जो है, वो गरीब जिसकी जहां से मैंने शुरू की थी, वो बेकारी, वो चाहे परम ज्ञानी भी होगा, लेकिन हम उसके परिवेश को देख करके उसके प्रति कोई सी तरह का श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे, उससे कुछ लाने की कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसके घर में बाकी सब चीजें दुरुस्त है और अगर उसके पास में एक सांस्कृतिक ताकत है, वहां अगर सब कुछ जो है सामान्य परिस्थिति में है, लेकिन उसके पास में एक पावर ऑफ कल्चर है, उसके पास में पावर ऑफ नॉलेज है, तो उसके प्रति अपने आप पूरे विश्व का आकर्षण भी बनेगा और लोग उसके साथ में संबंध स्थापित करेंगे। ये दुनिया का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने पहले भी प्रगति की थी और एक बार फिर हम उस रास्ते पर चल पड़े कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हमारी कल्चरल जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है, वो आने वाले समय में भारत की छवि पूरे विश्व भर में बदलने की ताकत रखती है। आज मैं जब ब्राजील में था, मैं एक डेयरी फार्मर के पास में उनके यहाँ पे देखने के लिए गया था। मेरा क्योंकि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रहता है तो मेरे पास थोड़ा सा समय था, तो मैं एक डेयरी फार्म को विजिट करने के लिए गया।
वर्षों से मेरा दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह के जगहों पर अलग अलग जगह पे जाने का अवसर मिला था, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो एक बिल्कुल ठेठ सुदूर जो पेरू के बॉर्डर पर जो है मैतोग्रासो में एक छोटे से फार्म में, एक डेयरी फार्म में, बहुत बड़ा भी नहीं था, बट दे आर वर्किंग वेरी वेरी ब्यूटिफुली इन द फील्ड ऑफ इंडिजिनियस काउज, और हमारी जो है गिर गाय पर वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा जाने की वहाँ इच्छा थी। मैं जब वहाँ बैठा और मैं जब उसके वहाँ पर जो फार्म मैनेजर है उसके साथ में बात कर रहा था, एंड व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस कि ये हिंदुस्तान से आए मंत्री हैं, तो उसका पहला कमेंट ये था कि मिस्टर मोदी इज अ वेरी पावरफुल लीडर। पहला कमेंट उसका ये था, मिस्टर मोदी योर प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी पावरफुल लीडर। ये जो छवि हमारे भारत की बदल रही है, और उसके चलते हुए भारत की स्वीकार्यता, भारत के ज्ञान की स्वीकार्यता, भारत के विज्ञान की स्वीकार्यता, भारत के ट्रेडिशंस की स्वीकार्यता, और जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर हमने लीडरशिप लेना शुरू किया, चाहे वो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से हो, कि जब पूरी दुनिया पेरिस पर समझौता करके बाद में पेरिस से हटती हुई दिखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पेरिस और नो पेरिस, आवर कमिटमेंट फॉर द नेचर एंड फॉर द एनवायरनमेंट इट इज इटर्नल। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारा इससे कोई कहीं किसी तरह का जो है इससे फर्क नहीं पड़ता, और अब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने पेरिस के सारे कमिटमेंट्स को जो है लेटर एंड स्पिरिट में पूरा किया, और आने वाले समय में भी हम इन सब चीजों पर काम करेंगे। इस तरह के सारे जितने भी मुकाम हैं, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर सब पर भारत की बात, भारत का विचार, भारत की उपस्थिति अब जिस तरह से जो है एक इंपॉर्टेंस जो अट्रैक्ट कर रही है, भारत जिस तरह से इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेंट्रल स्टेज में है, भारत की आवाज सब सुनी जाने लगी, क्योंकि पीछे जो है हमारे यहाँ जो न्यूनताएं थी वो समाप्त हुई और हमने अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करना प्रारंभ किया। तब आज ये जो सॉफ्ट पावर भारत की है वो भारत को पूरी दुनिया में जो है वो प्रणम्य बनाती है। आज पूरी दुनिया में उठा करके देखिए, भारत के जो है भारत से निकली हुई चीजों के प्रति पूरी दुनिया में एक आकर्षण बन गया। योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है। आप इतिहास उठा करके देखिए, भारत से थेरापीटिक जो योगा है वो सबसे पहले मुंगेर से निकल करके 100-150 साल पहले भारत से बाहर गया था। BK अयंगर ने 70-80 साल पहले विदेश में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक छवि नहीं, जनरल पहचान नहीं बनी थी। आज क्योंकि भारत की परिस्थिति बदली है, इसलिए भारत के योग की स्वीकार्यता बदल गई। आज भारत के आयुर्वेद की, हम आयुर्वेद के सिद्धांत इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई। आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी। हमारे यहां से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है। ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से पुनीत जी ने कहा कि जो रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट दो धर्म को छोड़ करके बाकी सबका उद्गम स्थल जो है वो भारत में, और जो है उन देशों में जहां वो पैदा हुए थे वहां वो नहीं बचे हैं, वो धर्म भी भारत में खड़े। इसलिए उन सब के लिए भी भारत एक जो है एक नैसर्गिक, एक नेचुरल जो है मदरलैंड की तरह है। वो भारत को एक अनोखी ताकत और शक्ति प्रदान करता है। मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। और ये दोनों बढ़ते हुए आने वाले समय में, जब आने वाले जो जिस कालखंड में 2030 और 2047 का बेंचमार्क जो लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चले, भारत अगर पूरी दुनिया में स्वीकार्यता बना पाएगा, वो केवल और केवल उसकी सॉफ्ट पावर के आधार पर बना पाएगा। मुझे लगता है ये ऐसा विषय है जिस पर मैं घंटों आप सबसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ मैक्रो लेवल पर आप सबके सामने ये चर्चा करना चाहता था। बाकी पैनल डिस्कशन में जो बात होगी उस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच।